लेकिन इस बार का चुनाव भारत के संविधान को लेकर के जो बहस चल रही है, इस पर निर्भर कर रहा है। कुछ लोग हैं जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, जो कहते हैं संविधान बदल देंगे, और इस समय दूसरे खेमे के वो लोग हैं जो संविधान को मानते हैं। वो लोग कैंपेन में जनता के सवालों को आगे रख रहे हैं। हम फर्रुखाबाद में खड़े हैं, फर्रुखाबाद में डॉक्टर नवल किशोर शाक्य जी चुनाव लड़ रहे हैं। हम लोग ये मान रहे हैं कि बेरोजगारी, महंगाई, जनता के सवाल, किसानों, नौजवानों के सवाल, पेपर लीक का सवाल, जातिवार जनगणना का सवाल, इस तरह के सवालों पर लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो लोग अपने मतदान का इस्तेमाल करें और ऐसी सरकार को कम से कम सत्ता से बेदखल करें जिन्होंने जितने वादे किए उसमें से एक भी वादा निभाया नहीं। और हम कहते हैं संविधान बदल देंगे, धर्म के नाम पर सांप्रदायिकता फैलाने का काम करते हैं। तो हमारी बातचीत का मकसद ये है कि लोकतंत्र मजबूत हो, संविधान मजबूत हो, देश मजबूत हो। ये चुनाव उस चीज का वैचारिक चुनाव है। देखिए, पार्टियां जो है, जैसे कि आपका जो इंडिया गठबंधन है, लगातार जो है सफर कर रहा है पूरे चुनाव में। जो चुनाव आयोग है, आप देख रहे हैं जिस तरीके से जाति और धर्म को बीच में लाया जा रहा है, तो क्या लग रहा है कि इस बार चुनाव निष्पक्ष हो रहा है? देखिए, ये तो लोकतंत्र कमजोर जब करने की बात हम लोग कहते हैं तो यही कहते हैं जितने भी लोकतांत्रिक संस्थान, उन लोकतांत्रिक संस्थानों को निष्पक्ष और तटस्थ तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। मैं एक सवाल पूछता हूँ, देश के आम नागरिकों को भी ये बात पता होनी चाहिए कि चुनाव के चंद रोज पहले कुछ चुनाव आयुक्त इस्तीफा देते हैं, नए चुनाव आयुक्त नियुक्त होते हैं, और उसके बाद एक समय में चुनाव होता था तो उस समय कोई भी प्रत्याशी कोई भी बात बोले, आचार संहिता का उल्लंघन करे कि धर्म के नाम पर, अब तो खुलेआम वोट मांगा जा रहा है धर्म के नाम पर, और चुनाव आयोग ने एक नोटिस तक नहीं लगाया। पहले चरण का चुनाव जिसमें कई जगह शिकायत आई कि वहां वोटिंग प्रभावित की जा रही है, कहीं भीड़ के नाम पर, कहीं आधार कार्ड देखने के नाम पर, इस तरह की तमाम चुनौतियां विपक्षी गठबंधन और जनता के चुनाव में है। केवल यही नहीं, तमाम तरह के सवाल हैं जो मीडिया के जरिए जनता तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। कुछ सरोकारी मीडिया है जो जनता के सवालों को उठा रही है। तो लड़ाई बहुआयामी है। यह विपक्षी दलों की लड़ाई मात्र नहीं है, यह लड़ाई जनता की लड़ाई बन चुकी है। तो चाहे वो चुनाव आयोग का सवाल हो, चाहे वो मीडिया का सवाल हो, चाहे वो फेक न्यूज का सवाल हो, चाहे तमाम तरह के सांप्रदायिक सवाल हो, इन सब से एक साथ मोर्चा लड़ने का काम इंडिया गठबंधन के लोग कर रहे हैं। इसलिए हमारी कोशिश है कि ये गठबंधन मजबूत हो और ये गठबंधन जीते। प्रोफेसर साहब, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जनसभा में कहा कि मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश के जो संसाधनों पर पहला मुस्लिमों का हक है, तो इसको लेकर क्या लग रहा है कि एक नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है क्या पूरा? देखिए, पहले चरण की जो पूरी परिस्थिति रही है, जिससे प्रधानमंत्री जी तक यह पैगाम जा चुका है कि आप पूरी तरह हार रहे हैं, हार की सामने देख करके बौखलाहट अब उनके सामने आ गई है। पहले ही चरण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुलेआम हिंदू मुस्लिम की अपनी पुरानी पिच पर चले आए। अब तक वो लोग ये कह रहे थे कि बीजेपी ने राम मंदिर बनवा दिया तो धर्म के नाम पर वोट मांग रहे थे, अब तो खुलेआम हिंदू मुस्लिम करने लगे। प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह जी के जिस बयान का जिक्र कर रहे हैं, उसका बयान का पिछला हिस्सा ये है कि देश के SC, ST, OBC को और माइनॉरिटी को बराबर का हक नहीं मिला है। इन सब का पहला हक है। इसीलिए इंडिया गठबंधन और खासकर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी ने एक शब्द दिया, PDA, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, उनको बराबर का हक और न्याय मिले। ये संविधान की लड़ाई है। लेकिन प्रधानमंत्री जी जब हिंदू मुस्लिम कर, वो हताश और निराश हो चुके हैं। वो चाहते हैं कि देश सांप्रदायिकता की राह पर चल जाए। यही मेरा सवाल फिर से है कि चुनाव आयोग कहाँ है, क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी को यह सवाल पूछ रहा है? और प्रधानमंत्री जैसा पद इतना श्रेष्ठ और बड़ा पद होता है, उनको तो 10 साल के काम पर वोट मांगना चाहिए। उनको हिंदू मुसलमान करने की क्या जरूरत है? ये उनकी हार का हताशा दिख रही है और इंडिया गठबंधन शानदार तरीके से जीतने जा रहा है क्योंकि जनता का चुनाव। आप PDA की बात कर रहे हैं, वो परिवारवाद की बात कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि बीजेपी में ये परिवारवाद फैला है कि नहीं फैला? आप PDA की बात करते हैं। देखिए, PDA का मतलब है संविधान कहता है कि जितने वो लोग वंचित शोषित रह गए उनको बराबर का हिस्सा और न्याय मिले। इसलिए PDA और इंडिया गठबंधन के लोग जातिवार जनगणना की मांग कर रहे हैं। वो किसी के खिलाफ नहीं है, वो सबको सबके हिस्से का न्याय दिलाने की बात करता है। दूसरी तरफ परिवारवाद और भ्रष्टाचार, देश के जितने भ्रष्टाचारी रहे उसमें ED कह रही है 3% पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर छापामारी हुई। 25 बड़े नेता बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं, जिसमें से 23 नेताओं पर ED की कार्रवाई रुक जाती है या खत्म हो जाती है।
तो जितने भ्रष्टाचारी थे पिछले 10 साल में बीजेपी ज्वाइन कर ली और फिर देशभक्त बन गए। परिवारवाद की जहां तक बात है, बीजेपी से बड़ा ब्रह्मांड की कोई पार्टी नहीं है जो परिवारवादी हो। जितने भी बड़े बड़े नेता हैं सबके परिवार के पुत्रों पुत्रियों को टिकट उन्होंने दिया है। तो बीजेपी के पास तो कोई नैतिक हक ही नहीं है कि वो परिवारवाद और भ्रष्टाचार पर बोले। ये तो एक तरह से हताशा है कि वो इसी पर हमला कर रहे हैं। असल में जनता के सवालों पर वो अपना हिसाब नहीं देना चाहते, अपने 10 साल के काम का हिसाब नहीं देना चाहते, इसलिए इनकी बौखलाहट उनको मुद्दे से भटका रही है। सबसे बड़ी बात है चुनाव नहीं कराएगा सही से। आप क्या मानते हैं, इलेक्शन कमीशन चुनाव नहीं कराना सही से? जनता माने कि क्या इलेक्शन कमीशन ने एक नोटिस उन लोगों के ऊपर दी जो धर्म के नाम पर वोट मांगे? आपने शिकायत कोई दर्ज कराई? शिकायत दर्ज कराई। कितनी शिकायतें दर्ज हुई और क्यों नहीं उन्होंने कार्रवाई? ये तो चुनाव आयोग बना है। कितनी शिकायतें दर्ज हुई जिस पर कार्रवाई नहीं हुई? एक शिकायत पर भी कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, संख्या का सवाल ही नहीं है। और दूसरी बात, चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि स्वतः संज्ञान ले। शिकायत का इंतजार करके कोई चुनाव आयोग कार्रवाई नहीं करता। आप अपना अगर पत्रकार हैं तो पत्रकारिता का धर्म निभाएं कि आप ठीक से सवाल पूछे। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। अगर चुनाव आचार संहिता बनी है तो चुनाव आयोग के पर्यवेक्षक हर एक सुनिए, चुनाव आयोग के पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी होती है कि अगर कोई चुनाव की आचार संहिता तोड़ रहा है, देश के प्रधानमंत्री हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, किस बात का इंतजार चुनाव आयोग कर रहा है? उसको स्वतः संज्ञान लेकर के प्रधानमंत्री जी को एक नोटिस देना चाहिए कि मान्यवर आप सबसे बड़े पद पर हैं, कृपया आप अपने काम पर वोट मांगे, हिंदू मुस्लिम इस चुनाव को न करें। तो चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाता दिख रहा है। प्रोफेसर साहब एक सवाल, लास्ट सवाल है कि जो आपका इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जिस तरीके से ये खुलासा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने किया, तो उसको लेकर आपकी पार्टी जो क्या जमीन तक ये सब पहुंचा पा रही है कि किस तरीके का भ्रष्टाचार हुआ है? मुझे लग रहा है कि यह चुनाव जनता का चुनाव बन गया। जनता खुद कह रही है कि सांसद जी हाजिर हो, फर्रुखाबाद के सांसद जी हाजिर हो और बताएं कि 5 साल में उन्होंने क्या किया। ऐसे ही जनता 10 साल हो गया, आप बताइए, और जनता खुद हिसाब मांग रही है। राजनेता अपने ढंग से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जनता इस समय खुद बीजेपी को हराने के लिए हिसाब मांग रही है। चाहे वो इलेक्टोरल बॉन्ड की चोरी का मामला हो, चाहे वो इनके वादों को पूरा न किए जाने का हो। कल्पना करिए कि 10 साल के वादे पूरे नहीं हुए और अब कहा जा रहा है कि गारंटी दे रहे हैं। संविधान की गारंटी इस देश का नागरिक चाहता है। मेरा मानना है कि ये चुनाव जनता खुद लड़ रही है और जनता जब लड़ रही है तो वो संविधान बचाने वालों के साथ खड़ी होगी और ये चुनाव एक अप्रत्याशित परिणाम देगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल साफ कहा है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड सुप्रीम कोर्ट ने बैंड किया हुआ है, आने वाले समय में अगर बीजेपी की गवर्नमेंट बनती है तो फिर से इलेक्टोरल बॉन्ड को संशोधित करके लाएंगे। अब ये तो भाई संकेत है, जैसे बीजेपी के प्रत्याशियों ने कहा कि हमको 400 पार चाहिए क्योंकि संविधान बदलना है। तो ये तो खुलेआम देश की जनता के सामने ये बात कह दी जा रही है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर चोरी हुई, सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ लिया, इलेक्टोरल बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया। तो सरकार बताए कि क्या वो सुप्रीम कोर्ट का मानती नहीं? क्या वो सुप्रीम कोर्ट का सम्मान नहीं करती? सुप्रीम कोर्ट ने अगर कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड से चोरी हुई है तो क्या निर्मला सीतारमण जी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है? इस तरह के कई सवाल जनता तक पहुंच चुके हैं। अब जनता इतनी नादान तो नहीं रही कि वो उनके झूठ और लूट की इस सरकार को फिर से चुनने जा रही है। खुद निर्मला सीतारमण जी के पति क्या कह रहे हैं, इसका बयान टेलीविजन चैनलों पर, पता नहीं मीडिया वाले लोग दिखाते हैं कि नहीं, तो निर्मला सीतारमण जी के पति ने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा लूट हुई है अगर कोई तो वो इलेक्टोरल बॉन्ड की। तो अब इसके बाद क्या बचा रह गया है? नैतिकता नाम की कोई चीज बीजेपी के नेताओं के पास बची नहीं है। वरना एक समय हुआ करता था प्याज और नमक के दाम बढ़ने पर सरकार बदल जाया करती थी। अब तो जनता हिसाब मांग रही है। मुझे लगता है संविधान बचाने वाले लोग जीते। आप पता नहीं पत्रकार है कि क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। आपको अगर न दिख रहा हो कि तानाशाही नहीं है, हम आपके मुंह से सुनना चाह रहे हैं। हम तो बोल ही रहे हैं कि संविधान खतरे में, इससे बड़ी तानाशाही क्या हो? तानाशाही है पूरी तरीके से। अगर आप पूरी तरीके से टाइप का कुछ नहीं होता। अगर कोई चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में खुलेआम बूथ लूट करके चुनाव रद्द करना पड़ा सुप्रीम कोर्ट को, अब इससे ज्यादा उदाहरण क्या चाहिए? अगर ये चुनाव बीजेपी जीत गई तो ये चुनाव आखिरी चुनाव होगा, इसके बाद संविधान नहीं बचेगा। बहुत धन्यवाद।